भारत की राजधानी दिल्ली से मात्र 64 किलोमीटर की दूरी उत्तर प्रदेश का एक शहर बुलंदशहर, जहां पर एक ब्लॉक पड़ता है औरंगाबाद। इसी ब्लॉक का एक गांव है अहिर गांव, जहां एक फौजी परिवार रहता है, जिसके परिवार का मुखिया खुद सरहद की रखवाली में अपनी सेवाएं दे चुका होता है। इस परिवार में 10 मई 1980 को एक बच्चे का जन्म होता है। परिवार में खुशियां छा जाती हैं, क्योंकि बच्चा एक फौजी परिवार में जन्म लेता है और पिता भी एक सैनिक हो, तो बच्चे में अनुशासन की कोई कमी नहीं होती। आपने अमूमन देखा होगा कि फौजी परवरिश में पले बच्चे औरों की अपेक्षा में थोड़ा ज्यादा अनुशासन प्रिय होते हैं। हाँ, तो ये बच्चा धीरे धीरे अपने उम्र के पड़ाव पर आगे बढ़ता जाता है। पढ़ाई करते हुए क्लास 1, 2, 3, 4 से हाई स्कूल की परीक्षा पास करता है और उम्र हो जाती है 16। बच्चा अपने पिता के अनुसार फौज में जाने के लिए दिन रात एक कर देता है कि फौज में भर्ती हो जाए। उसी दौरान एक भर्ती आती है फौज की, जिसमें इस बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। लोग खुश होते हैं, गांव के लोग और घर के लोग खुश होते हैं कि इनके घर और गांव का एक लाल और भारत माँ की सेवा में लग गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश और अब देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल DD A to Z। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिटायर्ड सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव की, जिन्हें सेना ने भारत में बाद में मानद उपाधि कैप्टन की भी दी। मैं सुनाऊंगा एक ऐसे वीर जवान की कहानी जिसे सुनकर आपके अंदर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शादी के मात्र 15 दिन बीते थे और उसे अब जाना था सरहद पे एक युद्ध लड़ने। कहानी उस वीर जवान की जिसे भारत में सबसे कम उम्र में वीरता के सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया। इस 16 साल के जवान ने फौज का कठिन प्रशिक्षण हासिल किया और इस प्रशिक्षण के पूर्व इस जवान को रेजिमेंट अलॉट हुई 18 ग्रेनेडियर। प्रशिक्षण के मात्र 3 वर्ष बाद, यानी सन 1999 का वर्ष था। जिंदगी के उजले पन्नों का अगर हिसाब करें तो 5 मई 1999 को योगेंद्र की शादी हुई थी। तब वो केवल 19 साल के थे। नई दुल्हन के साथ 15 दिन भी नहीं बीते थे कि जम्मू से एक कॉल आता है कि पाकिस्तान ने भारत की कुछ चोटियों पर अपना कब्जा जमा लिया है और 20 मई 1999 को उन्हें जम्मू के बेस कैंप में रिपोर्टिंग करनी थी। यह वह समय था जब एक नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी सही से धूमिल नहीं हुई थी। अब एक तरफा नई दुल्हन और एक परिवार और एक तरफ भारत माँ का आंचल। यह एक फैसले की घड़ी थी और दोनों में एक को चुनना था, परिवार या देश। इस माँ के वीर सपूत ने तनिक भी देरी ना करते हुए देश और भारत माँ का चुनाव किया। योगेंद्र 18 ग्रेनेडियर बटालियन का हिस्सा थे। 12 जून को उन्होंने तोतोलिंग हिल पर कब्जे की लड़ाई लड़ी, फिर बात टाइगर हिल की आई। कारगिल अभियान की सबसे टाइगर हिल की ऊंचाई 16,700 फीट थी, जिस पर आर्मी ने एक बार मई में चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन आसपास की पहाड़ी से होने वाली गोलाबारी से भारत को बहुत नुकसान हुआ था। इसलिए तय हुआ कि टाइगर हिल पर दूसरी कोशिश तभी की जाएगी जब आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा हो जाएगा। 3 जुलाई के रोज लेह राजमार्ग से तोपों से लगातार टाइगर हिल पर गोले बरसाए गए। क्योंकि ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, इसलिए नीचे से हमले का असर बिल्कुल ना के बराबर रहा। ऐसे में एयरफोर्स की मदद ली गई। मिराज को इस काम में लगाया गया। दुनिया की किसी एयरफोर्स ने इससे पहले इतनी ऊंचाई पर ऐसे किसी ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया था। तब इजराइल ने इस काम में भारत की मदद की। दरअसल भारत को लेजर टारगेटिंग पॉइंट्स की जरूरत थी, जिनकी खेप पहुंचने में अभी काफी समय बाकी था। तब तक हमारे इंडिया के, भारत के बहुत सारे वीर सपूत शहीद भी हो चुके थे और अगर यही हिस्सा चलता तो और भी शहीद होते। तब इजराइल ने अपने इंजीनियर भेजे और मिराज में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग पॉइंट्स इंस्टॉल करने में मदद की। मिराज 2000 से टाइगर हिल पर 1000 पाउंड के बम बरसाए गए। चौतरफा हमले का मकसद था कि पाकिस्तानी फौज एकदम से पागल हो जाए कि ये फायरिंग कहां से आ रही। इसके बाद सेना ने टाइगर हिल पर चढ़ाई शुरू की। पूर्व की तरफ से चोटी पर जाने के लिए 90 डिग्री पर चढ़ना होता था। बाकी जगह से रास्ता बेहतर था, लेकिन उन रास्तों पर पाकिस्तानी आर्टिलरी लगातार निशाना बनाए हुए थी, इसलिए वहां से चढ़ना लगभग नामुमकिन सा था। 3 जुलाई की रात पहली कोशिश हुई। रात भर रस्सी के सहारे चढ़ने के बाद
सुबह 11 बजे 7 लोग चोटी के नजदीक पहुंच गए, लेकिन तभी ऊपर से इतनी भारी गोलाबारी हुई कि टीम को वापस लौटना पड़ा। 5 जुलाई को 18 ग्रेनेडियर्स के 25 सैनिकों ने दोबारा चढ़ाई शुरू की। टीम को 2 लोग गाइड कर रहे थे, योगेंद्र सिंह यादव नंबर 1 और योगेंद्र सिंह यादव नंबर 2। अब की बार दोबारा गोलीबारी हुई, लेकिन 7 सैनिक ऊपर चढ़ने में सफल हो गए। बाकी 17 को दोबारा पीछे हटना पड़ा। गोलीबारी के बाद पाकिस्तानी सैनिक नीचे देखने आए कि कोई जिंदा तो नहीं बचा। योगेंद्र और उनके साथियों ने उन्हें पास आने दिया और नजदीक आते ही उन पर फायरिंग कर दी। 8 पाकिस्तानी सैनिक वहीं मारे गए। 2 ने ऊपर लौटकर खबर दी कि 7 भारतीय सेना के जवान नीचे मौजूद हैं। अब की बार 35 पाकिस्तानी लौट कर आए और उन्होंने योगेंद्र और उनके साथियों को घेर लिया। योगेंद्र बताते हैं कि उस तरफ से ग्रेनेड से हमला हुआ। उनके अधिकतर साथी इस हमले में मारे गए। ग्रेनेड के तीर एक पत्थर के पीछे छुपकर उन्होंने अपने एक साथी से फर्स्ट एड किट मांगा। उनके साथी ने पट्टी निकालकर उसका पैकेट फाड़ा ही था कि तभी ग्रेनेड का एक और टुकड़ा योगेंद्र की आंखों के नीचे लगा। कुछ देर के लिए योगेंद्र को लगा कि उनकी आंख चली गई। कुछ देर के बाद रोशनी आई तो उन्होंने देखा कि सामने वाले साथी की कनपट्टी पर गोली लगी थी और पट्टी का पैकेट ज्यों का त्यों हाथ में रखा हुआ था। खून पूरा शरीर से भीगा हुआ था। योगेंद्र खुद भी खून से लथपथ थे। पास पड़े एक स्लीपिंग बैग से उन्होंने खून साफ करने की कोशिश की, पर किसी तरह रेंगते हुए आगे बढ़े। पाकिस्तानी फौज के सामने अब वो अकेले थे और किसी भी जवान के आने की कोई उम्मीद उनके साथ बिल्कुल नहीं थी। पाकिस्तानी फौजियों को लगा सब मारे गए। तब योगेंद्र ने मौका देखकर एक ग्रेनेड बंकर की तरफ उछाला, जो बंकर में मौजूद 3 पाकिस्तानी सिपाहियों को ले उठा। योगेंद्र माउंटिंग दीवार की ओट लगाकर बैठे थे। शरीर जवाब दे चुका था, लेकिन सांस अभी भी चल रही थी। उन्होंने गर्दन उठाई तो देखा 2 पाकिस्तानी सैनिक उनके सर के पास खड़े हुए हैं। उनमें से एक ने योगेंद्र की राइफल उठाई और उनके हाथ और पैर में गोली मार दी। इसके बाद उसने राइफल का निशाना सीने की तरफ किया और फायर कर दिया। मृत्यु तो अंतिम सत्य है, लेकिन योगेंद्र के लिए वो अंतिम दिन अभी नहीं आया था। हुआ ये कि योगेंद्र की ऊपरी जेब में उनका पर्स रखा हुआ था और गोली सीधे वही लगी जहां पर्स में कुछ सिक्के इकट्ठा हो गए थे, इसलिए उनकी जान बच गई। योगेंद्र को मरा समझकर पाकिस्तानी फौजी आगे बढ़ गए। तब योगेंद्र ने एक ग्रेनेड निकाला और उनकी तरफ उछाल दिया। ग्रेनेड जाकर पाकिस्तानी फौजियों के जैकेट के हुड में अटका, उनके सर पर खच्चे से उड़ गए। इसके बाद योगेंद्र ने अपने बाकी बचे एक हाथ से फायरिंग जारी रखी और मौका देखकर पास में बहते हुए एक नाले में कूद गए। वहां से बहते हुए और लटकते हुए नीचे आ पहुंचे। योगेंद्र 400 मीटर नीचे एक पत्थर के सहारे लटके थे, जहां उनके साथियों ने उन्हें देखा। योगेंद्र को बेस पर ले जाया गया। उन्हें दिखाई देना भी बंद हो गया था। कमांडिंग ऑफिसर खुशहाल सिंह ने पूछा तो योगेंद्र ने जवाब दिया, साहब मैं आपकी आवाज पहचानता हूँ, जय हिंद साहब। इसके बाद योगेंद्र ने उन्हें टाइगर हिल पर मौजूद बंकरों का हाल बताया और साथ ही बताया कि पाकिस्तानी नीचे MCG बेस पर हमला करने आ रहे हैं। इसके बाद योगेंद्र बेहोश हो गए। इस युद्ध में अदम्य साहस दिखाने के लिए योगेंद्र का नाम परमवीर चक्र के लिए चयनित हुआ, लेकिन शुरुआती घोषणा में उन्हें मरणोपरांत ये सम्मान देने की घोषणा हुई थी। बाद में जब योगेंद्र के पत्नी ने बताया कि योगेंद्र अस्पताल में सही सलामत हैं और जिंदा हैं, तब जाकर गलती का पता चला। हमने बताया था कि योगेंद्र की टीम में 2 योगेंद्र यादव थे। दूसरे योगेंद्र यादव युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। इसी चक्कर में ये गलतफहमी हुई थी। क्योंकि परमवीर चक्र की सिलेक्शन प्रक्रिया दुनिया में सबसे कठिन मानी जाती है, इसलिए इस चक्कर में सेना की बहुत किरकिरी भी हुई थी। बाद में आर्मी चीफ ने खुद हॉस्पिटल पहुंचकर योगेंद्र से माफी मांगी और इस मामले में जांच के आदेश भी दिए थे। साल 2021 में योगेंद्र नायब सूबेदार के पद से रिटायर हुए। साथ ही उन्हें राष्ट्रपति द्वारा कैप्टन की मानद उपाधि भी प्रदान की गई। तो दोस्तों, ये वीर सपूत की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। सीरीज का अगला वीडियो जल्द ही आएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी और वीर सपूत की गाथा के साथ जल्द ही आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।